Tiwari and I am back here to explain you the second method of measuring national income, that is the income method. So let's start. So in income method also we have 3 steps and within the steps we have the components. 3 स्टेप्स होते हैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम को निकालने के लिए. तो फाइनली 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम लोग का नेशनल इनकम आता है. तो वो 3 स्टेप्स हम लोग को देखने हैं मेजरली और उसको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना है और उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेनली हम लोगों को समझने हैं जिससे हम लोग को वो बाय हार्ट लर्न हो जाएगा. सो द 3 स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो है इनकम मेथड है. तो बाय द नेम ही हम लोग को ये अंदाजा लग जाता है कि थ्रू दी वेरियस फैक्टर इनकम्स. फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं? जो फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में हम लोगों को मिलती हैं फैक्टर इनकम. तो सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है the three sectors of factor incomes. फैक्टर इनकम्स. अब वो 3 सेक्टर्स क्या हैं? हम लोगों के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम लोगों को डीपली स्टडी करना है. क्या है? पहला कंपोनेंट्स है COE. व्हाट इज दिस? द compensation of employees. तो इसे हम लोग समझेंगे बाद में, पहले सिर्फ अभी हम लोग इसको नेम से जान लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं. COE, कॉम्पनसेशन ऑफ नेशनल एम्प्लॉयज, ये फर्स्ट सेक्टर है फैक्टर इनकम का. सेकंड है OS, मींस ऑपरेटिंग surplus. And the third and the last is MI. What is MI? The mixed income. So ये 3 फैक्टर इनकम्स हैं, FI फैक्टर इनकम्स हैं जिन्हें हम लोग को क्वेश्चन में देखना है कि ये हम लोग को कहाँ कहाँ मिल रही हैं. क्योंकि क्वेश्चन में तो नेम ऐसे नहीं दिया जाएगा ना कि COE इतना है, OS इतना है. हम लोग उसमें डिफाइन करना, मतलब उसमें देखना पड़ेगा कि कई सारे दिए रहेंगे उसमें. तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम इन 3 कंपोनेंट्स को डीपली स्टडी करेंगे. सो ये हम लोग का पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई द 3 सेक्टर्स ऑफ फैक्टर इनकम इन द क्वेश्चन. एंड द सेकेंड स्टेप इज टू add up or to find the sum of, to add up these 3 factor incomes. These 3 factor incomes को जब ये हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन में, तो फिर फाइनली इन लोगों को हम लोग सम अप करेंगे तो क्या निकलेगा? COE प्लस OS प्लस MI हम लोग का निकल जाएगा NDPFC. NDPFC means net domestic product at factor cost. It is also known as domestic income. अब COE प्लस OS प्लस MI से हम लोग की डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी, यानी कि NDPFC. सो थर्ड स्टेप ऑब्वियसली क्या होगा? To get the national income, we have to convert the domestic income, which is NDPFC, into an NPFC, which is the national income. Now, net national product at factor cost is our national income. Okay, national income, NI. So, ये 3 steps हैं इनकम मेथड के जिससे हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इन 3 स्टेप में ये तो सिंपल सा है कि एड अप करना है, फिर ये भी सिंपल है कि इसको ऐसे करना है. तो इसका स्टेप क्या होगा? इसमें बाकी सारे तो कांस्टेंट मतलब सेम है, n का n सेम है, p का p सेम है, fc का fc सेम है. सिर्फ हम लोग को इस d को n में कन्वर्ट करना है, यानी कि डोमेस्टिक
को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं। तो क्या निकल आता है हम लोग का, नेशनल इनकम निकल आता है ना, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। सो स्टेप 3 भी सिंपल है, स्टेप 2 भी सिंपल। अब जो मेन हम लोग को थॉरो स्टडी करनी है वो है स्टेप 1, जिसमें 3 फैक्टर इनकम दी हुई है, ये 3 कंपोनेंट दिए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग नेशनल इनकम नहीं निकाल पाएंगे इनकम मेथड से। सो इन 3 कंपोनेंट्स को हमको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। सो लेट्स स्टडी द स्टेप 1, जिसमें हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में, फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन में। क्या दी रहेगी, फैक्टर इनकम। द फैक्टर इनकम्स मैंने बताया था कि जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं उसके बदले हम लोग को जो फैक्टर इनकम्स होती है वो यहाँ पे कवर अप होंगी इनकम मेथड में, जिसको हम लोग यूज करेंगे NI निकालने। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। उसके लिए हम लोग ये देखना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम्स जिसके बदले में हमें वो इनकम मिलती है वो कहाँ से आती है। तो फैक्टर इनकम हम लोग को किससे मिलती है, फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने से मिलती है ना। जब हम लोग फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं यानी प्रोवाइड करते हैं एक इकोनॉमी में, जब हम लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलती है, फैक्टर इनकम मिलती है। अब इकोनॉमिक्स हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कितने तरह की फैक्टर सर्विसेज होती है, कितने तरह की होती है फैक्टर सर्विसेज, हम लोग किन किन एरियाज में होती है। तो वो हम लोग ने पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपका एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप ना। ये 3 फैक्टर सर्विसेज हम लोग ने पढ़ी थी, जिसको हम लोग नेशनल इनकम या एक इकोनॉमी में मानते हैं कि इन एरिया से हम लोग फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं। लाइक लैंड की फैक्टर सर्विसेज जब देते हैं तो हम लोग कुछ इनकम पाते हैं। तो अब हम लोग यही देखना है कि जब हम लोग फैक्टर इनकम रेंडर करते हैं उसके बदले हम लोग को जो इनकम मिलती है उन्हीं एरियाज की इनकम को हम लोग कवर करेंगे अपने इनकम मेथड के स्टेप 1। सो क्या क्या मिलती थी हम लोग को, लैंड के बदले मिलता था क्या, रेंट। कि रेंट किसी को हमने प्रोवाइड किया, PG पे रखा किसी को, तो वो उसने क्या दिया, हमें रेंट दिया। तो लैंड के रिटर्न में रेंट मिलता था, लेबर के रिटर्न में वेजेस, सैलरीज, वेजेस, है ना। हम लोग अपना वर्किंग प्रोवाइड करते थे, एम्प्लॉय किसी के हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो वो क्या था, एम्प्लॉय लेबर प्रोवाइड कर रहा है तो उसे वेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल में लोग कंफ्यूज, कैपिटल क्या होता है कि प्रोडक्शन यूनिट में आपको जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी मशीनरी चाहिए होती है, तो जो आप रिसोर्स प्रोवाइड करते हो किसी प्रोडक्शन, किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन यूनिट में जब हम अपना कोई अमाउंट लगाते हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, कोई मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल के बदले हम लोग को क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता है। और लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, वी गेट प्रॉफिट इन रिटर्न फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज बिजनेस। बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। सो ये डिसाइडेड इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था मैक्रो के कि 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज होती हैं, जिसके बदले हमें 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम्स मिलती हैं। अब ये बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड था। हम लोग को क्या देखना है कि स्टेप 1 जो है इनकम मैनेज करने के लिए, तो उन स्टेप 1 में जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, दैट इज COE एंड OS एंड MI, मिक्स इनकम। COE क्या था, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एंड OS क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड MI क्या था, मिक्स्ड इनकम। तो जो मैं ये समझाने की जो 3 है कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो हम लोगों को पढ़ना, जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, वो इन्हीं से रिलेटेड है। जब बोला गया स्टेप 1 में कि हम लोग को फैक्टर इनकम्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग को इन 3 कंपोनेंट्स को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये 3 कंपोनेंट सीधे सीधे नहीं दिए रहते हैं,
इनके अंदर के भी सब टाइप्स होते हैं। तो मैंने ये इसलिए बताया कि ये जो अंदर है इनके वो यही चीजें, जैसे कि सीओई क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देना। तो उसको इस मीन्स में यूज किया जाएगा कि जो एम्प्लॉइज होता है अपनी सर्विस रेंडर करता है, लाइक एम्प्लॉय क्या करता है, लेबर देता है, तो उसको क्या मिलेगा बोलते, वेजेस मिलेगा, राइट। तो वेजेस मिलेगा यानी कि ये वेजेस, सैलरीज, वेजेस इन फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है ना। तो एम्प्लॉयज अपनी सर्विस रेंडर करेंगे या लेबर प्रोवाइड करेंगे, तो उसको क्या मिलेगा इन रिटर्न फैक्टर इनकम में, वेजेस। वेजेस में क्या मिलेगा, वेजेस इन सैलरीज, सैलरीज मिलती हैं, सैलरीज मिलेंगी। और क्या मिलेगा, वेजेस इन काइंड। इन काइंड का मतलब है कि फ्री कार मिल जाती है किसी किसी को, फ्री बंगलो मिल जाता है, हाउस मिल जाता है। तो ये कॉम्पेंसेशन मिलता है एम्प्लॉय को उसकी सर्विस देने के लिए। तो क्या मिलता है, पहला वेजेस इन सैलरीज, वेजेस इन काइंड। नेक्स्ट क्या मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि टीए डीए है ना, टीए डीए। और हाउस रेंट भी कोई देता है, या तो हाउस मिलता है या तो हाउस रेंट मिलता है। और क्या मिलता है, डीएनएस अलाउंस मिलता है ना, डीएनएस अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ अलाउंसेस होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या होता है, बोनस भी मिलता है, किसी फेस्टिव ऑफर्स बोनस मिलता है, दिवाली पे बोनस मिल गया, या आपको एक्स्ट्रा काम करने का बोनस मिल जाता है। लास्ट आपको क्या मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस में दिया रहता है, क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी SSS में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। SSS में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन मींस एम्प्लॉयर क्या होता है, नॉट एम्प्लॉई। एम्प्लॉई होते हैं जैसे हम लोग अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो हम लोग एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉयर क्या होते हैं, जो हम लोग को इनकम प्रोवाइड करते हैं, यानी जो हम लोग को ये वेजेस इन सैलरीज, वेजेस इन काइंड, अलाउंस वगैरह ये सब देंगे, वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय को यानी हम लोग को एम्प्लॉय करते हैं वो कहते हैं एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स का, नॉट द एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन किसमें, SSS में, जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, एक स्कीम होगी, तो उसमें एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर्स एक स्कीम है उसमें पैसे डालेगा और वो किसको मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है। तो वो भी एक तरह का कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। तो ये 5 चीजें जो हैं ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आती है। मतलब कि क्वेश्चन में आपको ये 5 चीजें दी गई हैं, या 3 चीजें या 2 चीजें, जितनी भी इनमें से दी गई हैं, उनको जब हम लोग ऐड करेंगे सबको, तो क्या आएगा, सीओई आएगा। सो ये सब सीओई के कंपोनेंट्स हैं। मतलब कि क्वेश्चन में इनमें से जो भी दिया होगा, जितना भी दिया होगा, उन सब को प्लस करेंगे तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा, ठीक है। नॉट आपका स्टेप 1 सारा नहीं आ जाएगा, ये प्लस अभी ये 2 बच्चे हैं, सिर्फ ये 5 हम लोग ने इसलिए पढ़े हैं ताकि हम लोग COE निकाल सके, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल सके, ठीक है। तो ये हम लोग ने पहला पढ़ लिया कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस इन सैलरीज, वेजेस इन काइंड, अलाउंस, बोनस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS, ये आता है। तो ये जितना भी क्वेश्चन में इनमें से दिया होगा उसको हम जब एड अप करेंगे तो COE आएगा, जो कि स्टेप 1 का पहला कंपोनेंट है। हम लोग OS देखेंगे। हम ऑपरेटिंग सरप्लस कुछ नहीं है, बस एक टर्म है, उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ऐसी नहीं है। OS एक टर्म है जिसके अंदर हम लोग कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं
मेनली ब्रॉडली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके अंदर उसके सब टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स जो हैं इसके डिवाइडेशन के वो हैं, डिवीजन के, इनकम इसमें भी देखेंगे ऑब्वियसली क्योंकि इनकम मेथड है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये 2 इसके कैटेगराइजेशन है। इसके अंदर हम लोग इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है रेंट। रेंट हम लोग को पता ही चल रहा है कि लैंड किसी ने दी फैक्टर सर्विसेज के तौर पे और फिर उसे इन रिटर्न रेंट मिला फैक्टर इनकम के फॉर्म में। देन आता है हम लोग का रॉयल्टी। रॉयल्टी एक तरह का होता है जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, किसी की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में मान लो कि गार्डनिंग का लैंड है और कोई आया तो उसने कहा कि मुझे यहाँ पे अपना कॉमर्शियल पर्पस के लिए वेजिटेबल्स उगानी है, तो उसने परमिशन दे दी, उसको लीज पे दे दी वो लैंड, तो उसको क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसके बदले जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको कमीशन मिलेगा। वेजिटेबल्स उगाएगा जब वो कोई जो आ रहा है मांगने, तो उसको जो कमीशन मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। यानी अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे देने से जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं रॉयल्टी। नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग ने ऊपर भी देखा था कि कैपिटल के रिटर्न में हम लोगों को फैक्टर इनकम में इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या होता है, ऑब्वियसली रेट होता है, एक फैक्टर इनकम होती है इंटरेस्ट, जो कब मिलती है जब हम लोग अपना कैपिटल सर्विस रेंडर करते हैं। यानी कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम लोग अपना प्रोडक्शन, अपना अमाउंट लगा रहे हैं कोई, या कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले जो हम लोग को मिलेगा उस प्रोडक्शन, पूरा जो प्रोडक्शन होगा उसका एक पर्टिकुलर कमीशन अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, तो उसे कहेंगे हम लोग इंटरेस्ट, है ना। ये नॉर्मल डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये आता है इसमें कैटेगरी में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, अपनी कोई प्रॉपर्टी वो देगा, अपनी कोई मशीनरी कोई देगा, उसके बदले जो अमाउंट मिलेगा, जो फैक्टर इनकम मिलेगी, उसे हम लोग इंटरेस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये 3 चीजें आ गई। अब इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें सिंपली एक है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट है, बट क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफनली सीधा नहीं दिया जाता है। प्रॉफिट को मेजर करने के लिए भी हम लोग को कुछ कंपोनेंट्स दिए रहेंगे, यानी इसका भी सब कैटेगराइजेशन है। यानी प्रॉफिट क्वेश्चन में सीधा नहीं दिया जाता है, इसलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। सो कॉर्पोरेट टैक्स सबको मालूम है कि बिजनेस टैक्स होता है, जो कब दिया जाता है, जब बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट होता है उसका गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, जिसे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग को एक ये कंपोनेंट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा तो उसमें मैक्सिमम जो मैं बता रही हूँ इतने कंपोनेंट दिए जाएंगे। तो उसमें पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि बिजनेस टैक्स होता है। सेकंड आपको मिलेगा मतलब सेकंड जो प्रॉफिट का जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जैसे कि बिजनेस है किसी का और प्रोडक्शन हो रहा है, फिर पूरा बिजनेस जब प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में, तो प्रॉफिट में उसमें बहुत सारे लोग होंगे, है ना, वर्कर्स होंगे और कमीशन एजेंट्स होंगे और प्रोवाइडर्स होंगे, सर्विस जो वहाँ रिटेलर्स होंगे, होलसेलर्स होंगे। तो बीच में जितने भी लोग हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, उन्हें हम लोग शेयर होल्डर कहेंगे बिजनेस में। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो इनकम मिलती है वो कटती चली जाती है, और जितनी प्रॉफिट एक प्राइवेट कंपनी के पास जितना बच के आता है, तो वो जो डिविडेंड होता है, जितने शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो भी है एक प्रॉफिट का कंपोनेंट। तीसरा है हम लोगों का
तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स, तीसरा एंड लास्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। अब सी व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, अब जो रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, रिटेन अर्निंग्स होती हैं कि जो प्रॉफिट मिला, ठीक है, एक कंपनी को प्रॉफिट मिला तो उसने वो रिटेन कर लिया, उसमें से कुछ प्रॉफिट, रिटेन मतलब सेव कर लिया, है ना। जो प्रॉफिट मिला उसे डिस्ट्रीब्यूट जो नहीं किया, जो एक फंड में जाता है, सेविंग फंड जिसे कहते हैं, तो जो रिटेन अर्निंग्स हुई यानी जो सेव कर ली अर्निंग्स, जो बिजनेस सेक्टर ने या प्राइवेट सेक्टर ने जो अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, सेव कर ली, रिटेन कर ली, वो आएगा रिटेन अर्निंग्स। इसको हम लोग और भी कहते हैं रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इससे हम लोग टर्म करते हैं, है ना। तो प्रॉफिट है किसका कंपोनेंट, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि यहाँ भी हम लोग देखा था एंटरप्रेन्योरशिप का है। अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, जो कि ऑफनली नहीं दिया रहता है, तो उसमें फिर हम लोग को और 3 चीजें देखनी होंगी। पहला क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा डिविडेंड, तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग्स, है ना। तो ये हो गए हम लोग के ओएस के कंपोनेंट्स कि ओएस को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट है ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट है, अगर सिर्फ प्रॉफिट ही है, अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है क्वेश्चन में, तब ये 3 आते हैं कंपोनेंट्स, यानी कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स, है ना। तो ये जितने भी हैं 1 2 3 फिर ये 3 यानी 6 चीजें हम लोग को क्वेश्चन में देखनी ही हैं। अगर ये 6 चीजों में जितनी भी चीजें आपको क्वेश्चन मिलेंगी उन सबको आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, ओएस आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो हम लोग ने सीओई डिस्कस कर लिया, ओएस डिस्कस कर लिया, बचा एमआई। एमआई सिंपल है, क्वेश्चन में कभी भी एमआई को घुमा फिरा के नहीं देगा। एमआई मीन्स मिक्स्ड इनकम, एज आई टोल्ड यू, एमआई मीन्स मिक्स्ड इनकम। तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में सिंपली कि मिक्स्ड इनकम अर्नड या कुछ ऐसा करके मिक्स्ड इनकम दिया रहेगा, नॉर्मल वो आपको लिखा मिलेगा मिक्स्ड इनकम, उसमें कुछ भी कंपोनेंट्स नहीं है। बस हम लोग डेफिनेशन देखनी है कि मिक्स्ड इनकम क्या होती है। तो वो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो मिक्स्ड इनकम होती है वो मान लो इसमें तो जो आ गई ये लैंड लेबर, तो सिर्फ एम्प्लॉयज बिजनेस में तो नहीं होते, गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, और भी जैसे कि लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए। तो इन लोगों की भी तो फैक्टर इनकम होती है ना, कोई ट्रांसफर इनकम तो नहीं होती जो हम लोग एनआई में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इनकी भी फैक्टर इनकम होती है। तो जो अदर सर्विसेज हैं, है ना, जो अदर सर्विसेज हैं, जैसे कि जो लॉयर की सर्विस दे रहा है, जो टीचर की सर्विस दे रहा है, जो डॉक्टर की सर्विस दे रहा है, तो उनकी जो फैक्टर इनकम इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी, वो फैक्टर इनकम हम लोग मिक्स्ड इनकम के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड में, ठीक है। तो जितनी भी अदर सर्विसेज हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं इंक्लूड होगी, अदर सर्विसेज हैं जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, टीचर, तो वो आएंगे अपनी मिक्स्ड इनकम में। सो अब हम लोग ने ये तीनों कंपोनेंट्स देख लिए हैं, एक बार इनकी समरी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो समरी क्या है, 3 स्टेप्स हैं। उन 3 स्टेप्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप था स्टेप 1, जिसकी आपके जो ये 3 कंपोनेंट्स थे उसको हम लोग को थॉरली स्टडी करना था, उसके अंदर के जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको स्टडी करना था, जो हम लोग ने किया, ठीक है। तो इसको मेजर हम लोग को स्टडी करना था, तो वो हम लोग कर लिया। स्टेप 2 में सिंपल था कि एड अप करना था, उससे क्या आता हम लोग का एनडीपीएफसी आ जाता, जो कि डोमेस्टिक इनकम होता है। थर्ड स्टेप भी सिंपल सा था कि एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए करते हैं। तो हम लोग ने स्टेप 1 देख लिया कि एफआई को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे, वो 3 चीजें देखनी है। सीओई यानी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, वेजेस इन सैलरी, वेजेस इन कैश, मतलब वेजेस इन कैश जिसके अंदर सैलरीज वगैरह आती हैं, इन फॉर्म ऑफ सैलरीज, वेजेस इन काइंड, इन फॉर्म ऑफ पे
free car, free housing, etc. And allowances, DA like SRA allowance and DNS allowance होते हैं. Next bonus देखा था. And large important क्वेश्चन में दिया रहता है employers, not employees, employers contribution to the SSS, that is social security scheme. तो ये आएगा COE में. COE के जितने भी दिए रहेंगे उसको एडअप करेंगे तो COE आएगा. फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर देखा था कि उसमें क्या क्या एडअप करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो OS आएगा. क्या क्या दिया था? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और हम लोग ने देखा था उसमें डिविडेंड, है ना. ये 3 थी. तो जितने भी 6 कंपोनेंट्स थे OS के वो देखने हैं, COE के जो 5 थे वो देखने हैं, और MI तो नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है, उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, वो सिंपली ऐसे MI करके मिक्स इनकम कह के दिया रहता है. तो ये हम लोग को FI आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि ये 3 कंपोनेंट्स हम लोग को कैसे दिए हैं क्वेश्चन. तो उसको हम लोग देख लिया कैसे कैसे दिए रह सकते हैं, क्योंकि सिंपली COE OS नहीं करके दिया रहता है. उसके अंदर कंपोनेंट्स हम लोग प्लस करते हैं तब COE और OS आता है, और MI दिया रहता है. तो इन तीनों को जब प्लस करते हैं तो वो हम लोग का सेकेंड स्टेप है. जब प्लस करेंगे क्या आएगा? NDPFC, डोमेस्टिक इनकम. यानी कि जितनी भी इनकम हम लोग ने एडअप की है कि डोमेस्टिकली, मतलब इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी जितनी भी है ये फैक्टर इनकम है. यानी इसमें अब्रॉड वाली जो COE और OS MI है ये सब नहीं इन्वॉल्व. तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आएगी. इसमें क्या करना पड़ेगा? जो अब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम भी नहीं दी रहती है तो क्या दिया रहता है? FI फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना. फ्रॉम अब्रॉड दिया रहता है, उससे हम लोग को माइनस करना पड़ता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना. टू अब्रॉड माइनस करना पड़ता है तो क्या आता है? NFI आता है. तो ये NFI से दिया रहता, नहीं दिया रहता तो ये भी करना पड़ता. थर्ड स्टेप यही था कि हम लोग को, सेकेंड था कि जब ये हम लोग देख लेंगे फिर उसको फटाफट प्लस करना है जिससे आएगा NDPFC. फिर NDPFC को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में तो उसके लिए हम लोग को NFIA की जरूरत पड़ेगी. तो फिर हम लोग NFIA को प्लस करके, यानी E को N में कन्वर्ट करना है, इसलिए NFIA को प्लस किया जा रहा है. तो ये हम लोग का थर्ड स्टेप हुआ. तो उससे फाइनली हम लोग की नेशनल इनकम यानी NNPFC आ जाएगी क्वेश्चन. ठीक है. तो मेनली क्वेश्चन अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के लिए. उस न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे अपना COE के कंपोनेंट्स, OS के कंपोनेंट्स, MI देखेंगे और NFIA देखेंगे. ये 4 चीजें हम लोग को देखनी है. उसको जब हम लोग प्रोसेस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे तो NNPFC आ जाएगा. So now we are going to solve a numerical, which is personally my favorite part of macroeconomics subject. I love solving numericals of macroeconomics, not mathematics. But yeah, macroeconomics is just wow to solve a numerical. So let's solve a numerical for understanding more simply the concept of income method. ठीक है, जिसको हम लोग ने अभी स्टेप्स में पूरा समझ लिया था, हम न्यूमेरिकल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज वी हैव टू, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप वैसे तो गिवन में दिया रहता है, बट अगर ना दिया रहता हो तो अगर वर्ड प्रॉब्लम भी हो तो उसमें हम लोगों को अपनी जो काम के कंपोनेंट्स हैं वो निकालने पड़ते हैं, है ना, जो गिवन चीज़ें. तो हम लोग गिवन देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है. गिवन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया. सो सबसे पहले हम लोग को दिया है बोनस टू एम्प्लॉइज. कितना? 25. ठीक. नाउ मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयड. अब सेल्फ एम्प्लॉयड वही होते हैं लॉयर, डॉक्टर, टीचर. सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में नहीं होते, जिन्हें हायर नहीं किया जाता है. जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी सर्विस दे रहे होते हैं सेल्फ, खुद से. जैसे लेबर है वो प्रैक्टिस करता है तो अपना खुद अलग, डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठता है तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो लोग. तो
तो ये कितना दिया हुआ, मिक्स्ड इनकम MI दिया हुआ है 175। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, वेरी नाइस की प्रॉफिट सिंपली दिया है 100 दिया है। ओके, नाउ डिविडेंड दिया है। अब इसमें ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन घुमाता कैसे है। डिविडेंड 40 दिया है। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 30 एंड रेंट दिया है 80 और रॉयल्टी दी हुई है अपनी, रॉयल्टी इज इक्वल टू 40। देन इंटरेस्ट, इम्पोर्टेंट वन, इंटरेस्ट दिया हुआ है 130 एंड नाउ दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया रहता तो हम इसे इवेल्युएशन में नहीं लेते। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू किस में बताया था मैंने, SSS मीन्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन पूरा लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख दिया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS। अब इसका हम लोग देखें आंसर। सो अब एक समरी टाइप भी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। हम लोग ने स्टेप्स बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। पहले स्टेप में क्या था कि हम लोग कंपोनेंट देखेंगे कि COE क्या दिया हुआ है, OS क्या दिया हुआ है यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, और अपना मिक्स्ड इनकम कैसे दिया हुआ है। COE में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, वेजेस इन कैश। तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, जितने कंपोनेंट माइंड में लाओ और ढूंढो कि क्वेश्चन में है कि नहीं है। वेजेस इन कैश बताइए, कहीं दिख रहा है कैश लिखा हुआ या सैलरी लिखा हुआ, कुछ दिख रहा है? नहीं ना, तो मतलब नहीं है। तो जो नहीं होता है उसे हम लोग नहीं लेते हैं, वो जीरो हो जाता है ना, तो उसे नहीं लेते हैं। सो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं कि ये कंपोनेंट, अरे ये नहीं मिल रहा, अरे वो नहीं, जितना मिल रहा है उतना ही लेंगे। बट ध्यान से देखना है कि वो भी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा मिल रहा होता है तो भी इवेलुएट नहीं करते हैं, और अगर नहीं मिल रहा होता है तो भी इवेलुएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या मिल रहा है। देखो, कैश, वेजेस, सैलरीज इन, वेजेस इन सैलरीज नहीं मिल रहा, वेजेस इन काइंड नहीं मिल रहा कि फ्री का फ्री होम कुछ नहीं, अलाउंस कोई भी किसी भी नेम से अलाउंस नहीं मिल रहा है ना। देन था अपना बोनस। देखिए सबसे पहले हम लोग को बोनस दिया है, तो क्या लेंगे सबसे पहले, यहाँ देखो, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है कि, और इसमें हम लोग को निकालना क्या था, सॉरी, टू फाइंड हम लोग को क्या करना था, नेशनल इनकम फाइंड करना था बाय इनकम मेथड। लिखा भी रहता है, अगर वैल्यू एडिट से करना हो तो वैल्यू एडिट से करते हैं, बाय इनकम मेथड। ठीक है, तो NI फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, इनकम मेथड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, NI हम लोग को फाइंड करना है, तो फॉर्मूला NI का नहीं लिखेंगे हम लोग, जो दिया रहता है वही लिखेंगे कि NDPFC है ना, क्या निकलता है, NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तो प्लस करके ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम, तो पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, लेना। ठीक है, लिया हम लोग ने NDPFC, सबसे पहले लिखो, फिर इज इक्वल टू, अब देखना है कि COE में क्या मिला, तो हम लोग क्या मिला, इन सैलरी नहीं मिला, इन काइंड नहीं मिला वेजेस, और हम लोगों को क्या नहीं मिला, अलाउंस नहीं मिला, लेकिन बोनस मिल रहा है। तो सबसे पहले लिखो बोनस, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ऑर्गेनाइज में, 25 बोनस मिल गया। और क्या था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो SSS था, वो भी देखो दिया हुआ है लास्ट में, तो वो कितना, अरे मैं बताने भूली, वो कितना था, इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS 30 दिया हुआ है, तो वो लिखेंगे, प्लस करेंगे, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ COE है ये। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ, ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, 25 प्लस 30,
और कुछ तो नहीं था कंपोनेंट सीओई का, तो और कुछ मिल भी नहीं रहा, तो ब्रैकेट क्लोज। सीओई में क्वेश्चन में इतना ही मिला। ओएस का ब्रैकेट खोल दो। ओएस में हम लोग ने क्या पढ़ा था? रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, नहीं हाँ रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट पढ़ा था और प्रॉफिट पढ़ा था। प्रॉफिट के अंदर क्या पढ़ा था? कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स पढ़ा था। तो अब सबसे पहले देखना है रेंट दिया हुआ है, हाँ देखो दिया हुआ है 80 है, और रॉयल्टी दी हुई है, हाँ रॉयल्टी भी दी हुई है, वेरी गुड 40। और अब क्या देखना है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ इंटरेस्ट भी यहीं दिया हुआ है 130। अब देखना है प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रॉफिट के कंपोनेंट्स बताए थे कि डिविडेंड होता है और अपना ये रिटेन अर्निंग्स होती हैं और कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये सब होता है प्रॉफिट, तो ये करना पड़ेगा, जो कि आराम से क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। बट मैंने क्या कहा था कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये सब कंपोनेंट्स पे देखना है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो अंधे होके आंखें बंद करके आपको डायरेक्ट प्रॉफिट लिख देना है, क्योंकि प्रॉफिट ही कंपोनेंट था। मैंने ये कहा था कि अगर प्रॉफिट ना दिया हुआ हो, ऐसे सब में होता है। अगर सीओई दिया हुआ है, पॉसिबल है दिया भी रहता है, अगर सीओई दिया रहता है तो आपको ये सब कंपोनेंट्स में नहीं है, भले ही क्वेश्चन में दिया हो, वो ऐसी फालतू में दिया रहता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर सीओई दिया रहता तो आपको डायरेक्ट सीओई लिख देना था, क्योंकि उसमें सब इन्वॉल्व होता। अगर आप वो भी फिर लिख दोगे कंपोनेंट्स भी प्लस करके तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उसे हम लोग को अवॉइड करना, जो कि मेजर मिस्टेक होती है। तो इसलिए हम लोग ये देखना, अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहता, यहाँ पे 100 नहीं दिया रहता, तो हम लोग डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोग एड अप कर देते हैं। बट दिया रहता है तो नहीं करना है ना, क्योंकि देखो अगर इसको हम लोग सिर्फ एड अप करते हैं तो 70 आएगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट 100 दिया हुआ है, यानी 30 मिसिंग है, यानी रिटेन अर्निंग्स नहीं दिया हुआ है ना, तो ये कंफ्यूजन है, गलत हो जाएगा आंसर। तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो स्ट्रेट अप आपको वो लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग ने ये देख लिया, सीओई हो गया, ओएस हो गया, बच्चा एमआई का ब्रैकेट लगाओ। एमआई देखो सीधा सिंपल संस्कारी बच्चे की तरह ये दिया रहता है, उसको नहीं ढूंढना पड़ता, आराम से दिया रहता है ये। तो क्या दिया हुआ है? 175 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गया सीओई, ओएस, एमआई मिल गया। अब इन लोगों को हम एडअप करेंगे, क्या आ जाएगा? एनडीपी एफसी आ जाएगा। करो एडअप, 55 प्लस 120 100 तो आएगा आपका 350 एंड प्लस 175, ये आया। अब इसे प्लस करो फटाफट, प्लस करेंगे कितना आएगा? 25 5, हाँ 580 आ जाएगा आपको। क्या आया? 580। एनडीपी एफसी आ गया 580। अब इसे हम लोग को करना है किसमें? इसको करना है हम लोग को एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करेंगे तो 580 में प्लस करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या पहले तो फॉर्मूला भी लिखेंगे हम लोग, ऐसे नहीं करेंगे, देखो फॉर्मूला भी लिखेंगे कि एनडीपी एफसी प्लस आपका एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा। अब चूंकि मैंने ये क्वेश्चन एक बुक से लिया है जिसमें हम लोग को ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना था, तो इसलिए इसमें मतलब एनएनपीएफसी के लिए एनएफआईए नहीं दिया हुआ, तो हम लोग कोई बात नहीं एडअप कर सकते हैं इसमें। कि मान लीजिए एनएफआईए, चलो मैं एक ट्विस्ट करती हूँ, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में दिया है नेट एक्सपोर्ट्स, ओके, नेट एक्सपोर्ट्स आपका दे दिया है 25, ठीक, 25 दे दिया है अपना नेट एक्सपोर्ट्स। अब सोचो नेट एक्सपोर्ट्स तो एनएफआईए कहाँ? एनएफआईए क्या होता है? नेट कुछ नहीं होता है, नेट एक्सपोर्ट्स ही एनएफआईए होता है। कैसे? नेट एक्सपोर्ट्स यानी नेट है तो मतलब शुद्ध है, उसमें कुछ भी ये नहीं है कि आपको ऐड या माइनस करना। नेट मतलब प्योर है आपका। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स वही ना जो हम लोग यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। इंपोर्ट मतलब जो लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, है ना। एक्सपोर्ट मतलब जो भेजते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से अपने देश से निकाल के कहीं और डालते हैं। इंपोर्ट मतलब जो कहीं और से अपने देश में लाते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स कोई नहीं है, एनएफआईए है। तो ये हम लोग ने ले लिया। अब तो क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी 580 है और प्लस एनएफआईए यानी नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे
तो 25 है। अब क्या आ जाएगा, प्लस करो 605 आ गया ये। सो फाइनली हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ये NNP-FC निकाल लिया थ्रू इनकम मेथड, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो क्या आया आंसर, आंसर आया NNP-FC यानी कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू 605। और क्वेश्चन में यूनिट दी हुई है तो ऐसे दी हुई होगी रुपीज 605, करोड़ दी हुई होगी या लैक्स दी हुई होगी, जो भी यूनिट आपको लिख देनी है, ठीक है। इसमें यूनिट नहीं दी हुई थी इसलिए नहीं लिखी मैंने। तो ये आ गया आंसर 605, ठीक है। तो ये हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, इनकम मेथड से हम लोग ने नेशनल इनकम निकाल लिया, है ना। कितना सिंपल सा था। बस इसमें क्या है, इनकम मेथड या कोई भी मेथड जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, उसमें मेजर हम लोग को सबसे पहले स्टेप्स देखना है, ऑर्गेनाइज वे में करना है, बिल्कुल स्टेप्स देखना है। फिर स्टेप्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे, ये तो सिर्फ एक है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं, तब आपको नेचुरली वो रट जाएगा, ठीक है। कोई रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप परफेक्ट मास्टर हो जाओगे नेशनल इनकम में। सो हम लोगों को कंपोनेंट्स देख लिए, स्टेप्स देख लिए, बस ऐसी आसान है, बहुत आसान है, बस मुश्किल नहीं समझना है, ठीक है। और एक बार आपने थ्योरी देख ली अच्छे से तो प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं हो, वो तो आ ही जाएगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Here I explained and completed the concept of income method, which is the second method to measure NI, national income. So thank you.